वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज से जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। वज़ीर-ए-आज़म जापान में G7 के साथ ही क्वाड के इजलास में भी करेंगे शिरकत। इजलास के अलावा जापान समेत कई ममालिक के रहनुमाओं के साथ भी करेंगे दो तरफ़ा मुज़ाकरात। ज्ञान वापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट के हुक्मनामे पर तफसीली समाअत की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट के अगले हुक्मनामा जारी होने तक शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे नहीं होगा। 7 अगस्त को होगी मामले की अगली समाअत। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर वकील KV विश्वनाथन ने जजों के तौर पर लिया हलफ। वज़ारत दिफा की तारीखी पहल, माली बरस 2022 और 23 में दिफाई साजो सामान प्रोडक्शन पहली मरतबा 1 लाख करोड़ से मुतजावज। पिछले माली बरस के आदादुशुमार के मुकाबले 12% का इजाफा दर्ज। IPL में आज होने वाले मुकाबले में राजस्थान और पंजाब होंगे आमने सामने। प्लेऑफ की दौड़ से दोनों टीमें पहले ही हो चुकी हैं बाहर। चौदह बार रहे फ्रेंच ओपन के फातेह राफेल नडाल ने चोट के पेश नजर मुकाबले से लिया नाम वापस। 19 बरस के टेनिस कैरियर में पहली मर्तबा नहीं खेल सकेंगे नडाल। आदाब, 5:30 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से 3 ममालिक जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले मरहले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जापान के वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा की दावत पर G7 सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। G7 सरबराह इजलास में कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म सरबराह इजलास के मौके पर G7 के कई रहनुमाओं के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जापान से पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोरिबेसी के लिए रवाना होंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जहां वो वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बेनिस के साथ बाहिमी मीटिंग करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना होने से कबल अपना बयान जारी किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है, जापान में वज़ीर-ए-आज़म किशिदा से फिर मुलाकात खुशी की बात होगी। G7 सरबराह इजलास में मेरी मौजूदगी खास तौर से बामायना है, क्योंकि इस साल G20 की सदारत भारत के पास है। G7 ममालिक और दीगर मदऊ शराकतदारों के साथ दुनिया के सामने आने वाले चैलेंजेस पर इज्तिमाई तौर पर ख्यालात का तबादला करने के लिए पुरजोश हूँ। हिरोशिमा में G7 सरबराही इजलास में शिरकत करने वाले कुछ रहनुमाओं के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। जापान से मैं पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोरिबेसी का दौरा करूंगा। ये किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का पापुआ न्यू गिनी का पहला दौरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, 22 मई को पापुआ न्यू गिनी के वज़ीर-ए-आज़म के साथ इंडो पैसिफिक जज़ायर ताउन फोरम के तीसरे सरबराही इजलास की मुश्तरका मेज़बानी करेंगे। सरबराही इजलास के मौके पर मैं पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल, वज़ीर-ए-आज़म जेम्स मारापे और सरबराही इजलास में शिरकत करने वाले दीगर रहनुमाओं के साथ अपनी दो तरफ़ा बातचीत का मुंतज़र हूँ। इसके बाद मैं वज़ीर-ए-आज़म एल्बेनिस की दावत पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी जाऊंगा। दो तरफ़ा मुलाकात के लिए मुंतज़िर हूँ, जो हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लेने का मौका है। ऑस्ट्रेलिया के कई CEOs और कारोबारी रहनुमाओं के साथ भी बातचीत होगी। सिडनी में एक खुसूसी तकरीब में भारतीय बिरादरी से मुलाकात करेंगे। जापान के शहर हिरोशिमा में G7 सरबराह इजलास जारी है। कबल अज़ीं बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक सरबराह इजलास में शिरकत के लिए जापान के हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क पहुंचे। जापानी वज़ीर-ए-आज़म किशिदा मोफियो ने उसका शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म किशिदा ने G7 सरबराह इजलास के एक हिस्से के तौर पर सुनक के लिए इशाइया का भी एहतमाम किया। इसके अलावा जर्मन चांसलर ओलाफ शुल्स, कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और फ्रांसीसी सदर इमैनुएल मैक्रोन भी हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क पहुंचे। जापान के वज़ीर-ए-आज़म किशिदा फोमियो ने उनका G7 के दीगर रहनुमाओं का पुरतकबा खैर मकदम किया।
नाजरीन, आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अभी कुछ देर कबल ही जापान पहुंचे हैं। सरबरा इजलास से कबल बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक, फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन, अमेरिकी सदर जो बाइडन और G7 के दीगर रहनुमाओं ने जापान के हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम में फूलों की चादर चढ़ाई और मुतासरीन के लिए दुआ की। 1945 में एटमी हथियारों से होने वाली तबाही के पेश नज़र दुनिया एटमी हथियारों की हौलनाकियों और गैर इंसानी नौइयत से वाकिफ़ है। ये पहला मौका है जब G7 के तमाम रहनुमाओं ने एक साथ म्यूजियम का दौरा किया। खराज अकीदत पेश करने के बाद G7 के लीडरों ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में शजरकारी भी की। ज्ञानवापी केस की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहाते में पाए जाने वाले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग समेत साइंसी सर्वे को मुलतवी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे पर अमल न करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे पर तफसीली समाअत की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ से इत्तफाक़ राय किया। साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मुशावरत करके शिवलिंग की तारीखी हैसियत का तयन करने के लिए मुतबादिल तरीके पर गौर करेगा। सुप्रीम कोर्ट को आज 2 नए जज मिल गए हैं। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट KV विश्वनाथन ने आज सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हलफ लिया। इस मौके पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने दोनों जजों को हलफ दिलाया। जस्टिस प्रशांत कुमार इससे कबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने प्रशांत कुमार मिश्रा और KV विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की थी। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर की दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार कर दिया है। उमर ने लखनऊ के जामाऊ में गैर कानूनी तौर पर ज़मीन पर कब्जा करने के इल्ज़ाम में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को मनसूख करने की मांग की है। मुख्तार अंसारी और उनके 2 बेटे उमर और अब्बास अंसारी भी इस मामले में मुलज़मीन हैं। SP सिंह बघेल ने सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर ममलिकत का ओहदा संभाल लिया है। SP सिंह बघेल की वजारत कल ही तब्दील की गई है। इससे पहले वो वज़ीर ममलिकत बराए कानून थे। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मंडाविया से भी मुलाकात की। ओहदा संभालने के बाद वज़ीर आज़म मोदी से इज़हार तशक्कुर करते हुए SP सिंह बघेल ने कहा कि वो सबके ताउन से अपने फ़राइज़ खुद अंजाम देंगे। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिस अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर ये नई जिम्मेदारी दी है। मैं अपने बड़े मंत्री जी डॉक्टर मनसुख जी, अपनी कलीग डॉक्टर भारती और इस विभाग के अधिकारी कर्मचारी, पूरे देश के शिक्षक, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय, सबके सहयोग से आने वाली जो उम्मीद की है उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। खाद और केमिकल के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत
एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की कीमियाई सनत का कारोबार आलमी सतह पर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है। नई दिल्ली में मुनक़िदा एशिया पेट्रोकेमिकल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत में बिलखुसूस केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में सरमायाकारी करने का अब बेहतरीन वक्त है। इस कॉन्फ्रेंस में एशियाई ममालिक के 900 से ज़ायद मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत इंडियन इंडस्ट्रीज एंड फॉरेन इंडस्ट्रीज दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है कि आप यहाँ इंडिया में आएंगे तो जॉइंट वेंचर के लिए भी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नाउ एंड टुडे इंडियन कंपनीज आल्सो कैपेबल, इंडियन कंपनी, फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी, इंडियन कंपनी वर्क टुगेदर एंड डन जॉइंट वेंचर। ये अपॉर्चुनिटी को भी हम सकारात्मक दृष्टि से एनकेज कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल पैदा करने वाला मुल्क है। उन्होंने कहा कि अगले 20 सालों में दुनिया की तवानाई की तलब का 25% भारत से होगा, क्योंकि भारत न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है बल्कि एक बेहतर मार्केट भी है। उन्होंने सनत पर जोर दिया कि वो भारत में सरमायाकारी करें, क्योंकि हुकूमत सनत दोस्त है। Petrochemical sector, which has made significant progress in recent years, becoming one of the largest producers of petrochemicals in the world. Now, one of the first statistics that I familiarized myself with when I joined the Ministry of Petroleum and Natural Gas was that in the coming 2 decades, that is, in the next 20 years, 25% of the global energy demand growth will come from India. भारतीय बहरिया की छठी और आखिरी कलवारी क्लास आबदोज वाघ शेर के समुद्री तजुर्बात शुरू हो गए हैं। कलवारी क्लास प्रोजेक्ट 75 यार्ड 11,880 की छठी आबदोज ने 18 मई 2023 को अपने समंदरी ट्रायल्स का आगाज़ किया। आबदोज को 20 अप्रैल 2022 को मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का कान्होजी आंग्रे वेट बेसन से लॉन्च किया गया था। बहरिया ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उसे अगले साल के शुरू में बहरिया में शामिल कर लिया जाएगा। MDL ने 24 माह में 3 प्रोजेक्ट 75 की आबदोजें बहरिया को फराम की हैं और छठी आबदोज के समंदरी ट्रायल्स का आगाज अहम कदम है। यह आत्मनिर्भर भारत के लिए हौसला अफजाई की अलामत भी जाहिर करता है। आबदोज अब अपने तमाम सिस्टम बशमूल प्रोपल्शन सिस्टम, हथियारों और सेंसर्स के समंदर में वसी पैमाने पर आजमाइशों से गुजरेगी। हुकूमत की तरफ से इस बात को यकीनी बनाने के लिए बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं कि सबको साफ पानी मिले, लेकिन कोई भी कोशिश उस वक्त तहरीक बन जाती है जब वो आम लोग करें और इस तरह से वो कोशिश कामयाब होती है। पंजाब के शहर मोगा में पानी के तहफ़्फ़ुज़ की समत में क्या कुछ अनोखा हो रहा है, आइए देखते हैं छप्पर सिस्टम के जरिए पानी को कैसे महफूज किया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आबी सतह के कम होने के पेश नज़र किसानों की आमदनी में इजाफा करने के लिए और आबी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए रजाकाराना कमेटी जत्थेबंदी अभिव्यक्ति फाउंडेशन ने एक कदम उठाया है। यह अभिव्यक्ति फाउंडेशन के लोगों की अनथक कोशिशों का ही नतीजा है कि 5 देहातों के छप्पड़ों की निजीकारी की जा रही है। ये एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए गांव का गंदा पानी नालियों में से होता हुआ जमा होता है, फिर उसके करीब ही एक और गड्ढा तैयार किया जाता है और इसके दरमियान छोटे और बड़े दोनों तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। पत्थरों के दरमियान से गुजरकर यह पानी कुदरती तरीके से साफ शफाफ होकर दूसरे कुएं में जाकर मिल जाता है। मेरे गाँव में ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से छप्पड़, और इसमें जो पानी है पूरे गांव का आता है, इकट्ठा होकर 4-5 प्लांट में डिफरेंट होकर पानी इकट्ठा होकर फिल्टर होकर पूरे गांव के खेतों को दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारे बिजली भी बचेगी और ख़र्चा भी कम आएगा, और जो हम पेस्टिसाइड डालते हैं उससे भी हमें काफ़ी राहत मिलेगी।
लिहाजा इस जिले के 5 देहातों के छप्पड़ों की निजीकारी करके छप्पड़ों को गहरा करके गांव का गंदा पानी साफ करके जरिए इस्तेमाल में लाने के लिए जोरों शोर से काम जारी सारी है। मोगा के गांव घलस कला, घोसा पांडु, नेज, रतिया में काम जारी है, जबकि घोसा रंधरी में ये पानी साफ शफाफ हालत में मुहैया है। तालाब का नवीनीकरण होने के बाद इसकी स्टोरेज कैपेसिटी पानी की काफ़ी बड़ी है, जिसके कारण बारिश का पानी जो सीवरेज वाटर है वो बढ़ गया है और जो गांव के नीचे घर हैं तो उनमें वो पानी वेस्ट पानी जहाँ बारिश का पानी अभी नहीं जाता, तो जिसमें लोगों को भी काफ़ी बेनिफिट मिला है इस चीज़ का। इस काम में इदारे के साथ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नीज रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड वगैरह का ताउन शामिल हाल है। इस मकसद के लिए पहले होदी तामीर की गई है, जिसमें तमाम गांवों का गंदा पानी इकट्ठा होता है, लेकिन जाली लगी होने की वजह से कचरा उसमें नहीं गिरता। होदी के बाद गंदा पानी 10 फीट गहरे कुएं में ले जाया जाता है, जहां कचरा पानी के ऊपर आ जाता है। तहम छना हुआ पानी 15 फीट गहरे कुएं में ले जाया जाता है। इस कुएं से निकला पानी 250 फीट तवील में ले जाया जाता है। नीज खाली में बड़े गोल पत्थर होने की वजह से पानी की रफ्तार धीमी हो जाती है, लेकिन पानी और शफाफ हो जाता है। ये पानी 3 टैंकों में जाता है, जिसमें पत्थरों और जाली से तैयार करदा नकली बांध से पानी निकाला जाता है। लिहाजा इस पानी को एक और टैंक में ले जाया जाता है, जहां खुदरो पौधे उग आते हैं, जिनकी जड़ें पानी को कुदरती तौर से और साफ करती हैं। नीज ये साफ पानी छप्पड़ के पहले हिस्से में जमा हो जाता है। एक तयशुदा मकाम पर पहुंचने पर यही पानी छप्पड़ के दूसरे हिस्से में चला जाता है, जहां से मोटर की मदद से इस फिल्टर किए हुए पानी को खेतों में भेजा जाता है। इसमें काफ़ी प्रकार के नेचुरल खादें जो पौंड के पानी में होती हैं, तो उसमें खाद का खर्च भी किसान का कम होता है और इससे काफ़ी उनकी फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है और किसान के लिए लाहेवंद है ये चीज़। काबिल गौर है कि आलूदा पानी को किस तरह से खेती के इस्तेमाल के लायक बनाया जा रहा है, जिसमें तकरीबन तमाम लोग कर रहे हैं। होदी में आने से पहले इस पानी में बेपना आलूदगी थी, जबकि अलग अलग तरीकों से फिल्टर होने के बाद यही पानी काबिल इस्तेमाल हो गया है और बदबू भी नहीं रही। लिहाजा अब ये पानी आबी परिंदों की आमाज का भी बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ारत दिफा की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में माली साल 2022-23 में पहली बार दिफाई प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ से तजावुज़ कर गई है। फिलहाल ये 1,06,800 करोड़ रुपए है, जिसमें मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। ये पिछले माली साल के 95,000 करोड़ रुपए के आदाद शुमार के मुकाबले में 12% से ज़्यादा का इजाफा है। हुकूमत दिफाई प्रोडक्शन को मुल्क में फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल काम कर रही है। सप्लाई चेन में MSME और स्टार्टअप्स को फ़रोग़ देने के साथ साथ इस मकसद को हासिल करने के लिए कई पॉलिसियों में इस्लाहात की गई हैं। इन पॉलिसियों की वजह से मुल्क में दिफाई सनत की मैन्युफैक्चरिंग निज़ाम को फ़रोग़ देने के साथ साथ रोज़गार के ज़बरदस्त मौक़े पैदा हुए हैं। किरण रिजिजू ने अर्जियाती साइंस के मरकजी वजीर का ओहदा संभाल लिया है। किरण रिजिजू को कल अर्जियाती साइंस की वजारत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इससे कबल उनके पास वजारत कानून का चार्ज था। किरण रिजिजू ने ज़मीनी साइंस के मरकजी वजीर का ओहदा संभालने के बाद कहा कि यह एक बहुत ही दिलचस्प वजारत है और आज के दौर में बहुत अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि ये वजारत तरक्की याफ्ता भारत बनाने के वज़ीर आज़म मोदी के ख्वाब को बहुत ज़्यादा ताउन करेगी। मैंने ब्रीफली नए मंत्रालय का बारे में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस भूविज्ञान का मैंने पता लगा कि जो कुछ जाना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मिनिस्ट्री और आज के युग में बहुत ही उपयोगी मंत्रालय मुझे दिखाई दिया और जो मैंने किया यहाँ बहुत कुछ काम कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है, उसमें मैं सीधा सीधा देख सकता हूँ इस मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान होगा। बहुत कुछ हिमालय से लेकर के नॉर्थ पोल, साउथ पोल से लेकर हमारे जो पूरे पृथ्वी के बारे में, खास करके हमारे सागर की तरफ बहुत इसका काम करने का क्षेत्र है।
खुद इन्हिसारी के मैदान में काबिल सताइश पहल की गई है। आज मुल्क में पहली बार एक मुसाफिर बरदार हवाई जहाज़ ने पुणे से दिल्ली तक मुल्क में तैयार करदा सस्टेनेबल ईंधन का इस्तेमाल करते हुए उड़ान भरी। जब एयर एशिया की परवाज़ 7,60,51 दिल्ली पहुंची तो मरकजी पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी वहां मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये पहली न सिर्फ हवाबाजी में बल्कि ज़राई शोबे में भी बहुत सूदमंद साबित होगी। काबिल जिक्र है कि मकामी तौर पर तैयार करदा बायोजेट फ्यूल में 1% तक मिलावट के मंसूबे पर काम जारी है। बायोफ्यूल की मिलावट को फ़रोग़ देकर दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को मज़ीद 2 मुक़दमात में 2 जून तक ज़मानत मिल गई है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ज़िले शाह कत्ल केस और जिना हाउस हमले में इमरान खान की ज़मानत मंजूर कर ली है। इसके अलावा अदालत ने इमरान खान को भी तफ्तीश में हिस्सा लेने की हिदायत की है। इमरान खान ने अपने वकील बैरिस्टर सलमान सफ़र के ज़रिए दरख्वास्त दायर की थी और कहा था कि उनके खिलाफ बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि इमरान खान इंतकामी सियासत का शिकार हैं और उन्हें सियासी वजूहात की बिना पर निशाना बनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के कल के इजलास के एजेंडे में यूक्रेन में जंग के दोनों तरफ से हथियारों की फराहमी का मामला था। बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए ख़तरे के मामले पर बुलाए गए इजलास में कौंसिल के नुमाइंदों ने इन पार्टियों पर उंगलियां उठाईं जिन्हें वो मुतवातर हमलों का जिम्मेदार मानते हैं। यूक्रेन, अमरीका और बरतानिया ने जोर देकर कहा है कि यूक्रेन की इलाकाई दिफा के लिए हथियारों की फराहमी इस तनाज़ुर को हवा नहीं दे रहा है, बल्कि ये मॉस्को की हट धर्मी है जो की सालिमियत और खुद मुख्तारी को खतरा डाल रही है। रियासत-ए मुत्तहिदा अरब मुत्तहिदा अमेरिका और बाकू ग्रुप 7 बड़ी मईशतों के पाबंदियों के ऐलान के एक नए पैकेज के खिलाफ कौंसिल इजलास के दौरान गौर खौस हुआ। जापान में मुनक़िदा चोटी इजलास से पहले अमेरिका अहलकारों ने कहा कि वो G7 की नई कोशिशों का मकसद मैदान के लिए ज़रूरी सामान हासिल करने की रूस की सलाहियत को रोकना, पाबंदियों से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाली खामियां, रूसी तवानाई पर बैनुल-अक़वामी इन्हिसार को मज़ीद कम करना था। इसके साथ मॉस्को की बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम तक की रसाई को रोकना होगा। यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ अमेरिका और G7 ममालिक नई पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका ने रूस की तकरीबन 70 कंपनियों और तंजीमों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। इन पाबंदियों में अमेरिका ने रूसी कंपनियों और बैंकों पर सख्त पाबंदियां आयद की हैं। इसके साथ ही जंग में शामिल कई अशिया पर वसी पैमाने पर पाबंदी आयद की है। वहीं बरतानिया ने रूस के मादनियात के शोबे के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान किया है। बरतानिया ने रूस से हीरे, तांबा, एल्यूमिनियम समेत कई धातु की दरामदात पर पाबंदी आयद कर दी है। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में हिस्सा लेने पर 3 अफराद को सजाए मौत सुनाई गई है। अमेरिका ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो सजाए मौत पर अमल न करे। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान ने कहा कि सजाए मौत का निफाज इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी होगी। अमेरिका ने कहा कि हम ईरान पर जोर देते हैं कि वो हलाकतें बंद करे, मुकदमात बंद करे और लोगों के इंसानी हुकूक का एहतराम करे। ईरान में हिजाब के हवाले से गुज़श्ता साल से एहतजाज जारी है। ईरान के रहनुमाओं ने इन मुजाहिरों को फसाद करार दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इसके पीछे बैरूनी ममालिक का हाथ है। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को मुजाहिरों से सख्ती से निपटने का हुक्म दिया। अर्जेंटीना में महंगाई और गैर यकीनी इक़्तिसादी सूरत हाल की वजह से अवाम का सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा तेज़ होता जा रहा है। मुजाहिरीन ने रोज़गार के मुतालिबात को लेकर अपना एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने समाजी तरक्याती वजारत तक मार्च निकाला। IPL में आज राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के दरमियान धर्मशाला में मैच खेला जाएगा। पंजाब किंग्स को पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 15 रन से हार का सामना करना पड़ा, जबकि राजस्थान रॉयल्स को अपने पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 112 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। राजस्थान रॉयल्स इस वक्त फहरिस्त में 12 पॉइंट्स के साथ छठे मकाम पर, जबकि पंजाब किंग्स 12 पॉइंट्स के साथ 8वें मकाम पर है। दोनों ही टीमें प्लेऑफ की दौड़ से तकरीबन बाहर हो चुकी हैं।
दुनिया के साबिक नंबर 1 खिलाड़ी राफेल नडाल ने चोट की वजह से फ्रेंच ओपन में न खेलने का फैसला किया है। उन्हें उम्मीद है कि 2024 उनके पेशा कैरियर का आखिरी सीजन होगा। क्लेकॉर्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में रिकॉर्ड 14 टाइटल जीतने वाले नडाल 2005 में इस टूर्नामेंट में डेब्यू के बाद पहली बार इसमें नहीं खेल पाएंगे। नडाल ने फ्रेंच ओपन में 18 बार हिस्सा लेते हुए 112 मैच जीते हैं और उन्हें सिर्फ 3 बार हार का सामना करना पड़ा है, जो किसी भी एक ग्रैंड स्लैम में खवातीन और मर्द जुमरे में आलमी रिकॉर्ड है। और इसी के साथ 5:30 का बुलेटिन अपने अख्तिताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब।